हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है। आवाज़ वगैरह बढ़िया आ ही रही है। ठीक है। तो 2014 वाला पेपर अपने पिछली वीडियो में तो कर लिया। 4 साल के अपने पेपर हो गए हैं। कुछ चीज़ें अपन ने सीख ली। अभी 7 8 10 साल के बचे हैं, वो करेंगे तो और चीज़ें सीख जाएंगे। फिर इसके बाद में इसका रिवीजन भी होगा, फिर एक बार और रिवीजन भी होगा। तो इस तरह से अगर 3 4 बार अगर अपन कर लेंगे इसको, तो अपना क्या है कि एक बढ़िया इस पे आप लोगों का इस पे बढ़िया कमांड हो जाएगी पीवाईक्यू पे। ठीक है। और लगभग लगभग आपके जीएस में तो कम से कम 90 नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे इस बार। ठीक ठाक तैयारी अगर आपने की है तो उसके सहारे भी आप 90 नंबर ले आएंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है। बस करंट अफेयर को करते रहे। स्टैटिक्स है वो अपने हिसाब से करते रहे, जैसे पॉलिटी का स्टैटिक्स हो गया, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। जो भी बेसिक है आप उसको करते रहो। बाकी पीवाईक्यू अपना अपन करवा ही रहे हैं। ठीक है। एक चीज मैं फिर से बोलता हूँ आपको कि वीडियो को आप 2x पे देखने की कोशिश करें या 1.75 पे भी आप देख सकते हैं, बट कम से कम आप 1.5 पे देखें आप वीडियो को। ठीक है। इससे टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ब्रेन थोड़ा सा शार्प होगा इससे। और आपको ज्यादा मतलब इसमें क्या होगा कि फिर बोरियत भी महसूस नहीं होगी इसमें। ठीक है। तो 2015 वाला अपन पेपर करते हैं अभी। आ जाओ फिर पहले क्वेश्चन पे। अभी क्या है कि 2014 में मोदी सरकार आई थी। इसके बाद में 15 16 वाले जो ये जो टाइम था, इस समय आप लोग ग्रेजुएट कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन आपकी चल रही होगी ना। तो अभी आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि अच्छा हाँ यार, ये तो मेरा पढ़ा हुआ सा लग रहा है, मैं तो इससे लिंक में हूँ, है ना। तो फेमिलियर होना होना शुरू हो जाएगा अभी आपका ये क्वेश्चन पेपर 15 15 के बाद से लेकर के। ठीक है, आ जाओ फिर। मैंने पहला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसकी लिए प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसमें क्या किया गया था कि खाते खोले गए थे, ताकि सरकार जो भी सुविधाएं मुहैया करवा रही है, नगद ना देना पड़े। सरकार क्या है कि खाते में सीधा ट्रांसफर कर दे जो भी आर्थिक सुविधा, जो भी लाभ होगा उसको। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोग प्रेरित हों, बैंकिंग सेवाओं का वो फायदा उठाए, जिससे भ्रष्टाचार भी कम हो, बिचौलियों की संख्या भी कम हो। ऐसा नहीं जैसे कहा जाता है ना कि 100 रुपए अगर दिए जाए तो आम आदमी के पास 15 20 रुपए पहुंचता है। बट अब इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से क्या, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से ये कोशिश की गई है कि लोग, अगर सरकार 100 रुपए अगर इश्यू कर रही है तो आम आदमी के खाते में भी 100 रुपए ही जाए। ठीक है। इसलिए देश में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है। ये पिछड़े समूह में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करना, इसके लिए नहीं थी भाई। ये गरीब लोगों के लिए भी, ये भी नहीं थी, क्योंकि देखो अब गरीब लोग, पिछड़े क्षेत्र, ये मतलब सेम सेम से साउंड कर रहे हैं। तो ये हो रहा है तो वहां पर ये वाला ऑप्शन भी होना चाहिए। वो दोनों साथ में तो नहीं हो सकते। फिर देखिए मार्जिनलाइज्ड समुदाय है, अब उसकी भी वित्तीय सहायता की बात कर रहा है, तो तीनों एक तरह से एक जैसे स्टेटमेंट नहीं हो गए। देखो, है ना। जैसे गरीब लोग, पिछड़े क्षेत्र, महिलाएं, ये कौन से सेक्शन हो गए? मार्जिनलाइज्ड। कौन से सेक्शन हो गए? वीएन सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन, सुभेद्य, गरीब लोग, पिछड़े क्षेत्र, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, विकलांग, एलजीबीटीक्यू, ये आपका पिछड़े क्षेत्र भी हो गए इसमें। ठीक है। तो इस तरह से एससी एसटी, इनके फेवर में जब भी बात आती है, एक तो आपको याद रखना है कि ऐसे जब भी क्वेश्चन में आए तो आप इन सबके साथ जाओगे, पॉजिटिव मान करके इनको सही कर दोगे। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी आ रहा, तो सोचने वाली बात है ना कि कोई ऐसी योजना सिर्फ गरीब लोगों के लिए क्यों भाई? पिछड़े क्षेत्र में महिलाएं हैं, वो भी तो गरीब हो सकती है ना। तो ये दोनों तो साथ साथ में जाएंगे, दोनों साथ में होंगे नहीं फिर। और ऐसा यहाँ पे चौथे ऑप्शन में हो रहा है, इसलिए ये तीनों तो होंगे नहीं। और इसके इस तरह से क्या होगा? ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 14वां वित्त आयोग, अभी ये जो पेपर है मैं 1 जनवरी 2024 को करवा रहा हूँ। कल शायद एक न्यूज आई थी कि 16वां वित्त आयोग जो है वो बन गया है, और उसके जो अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? अरविंद जो पनगड़िया साहब जो है वो बने हैं, जो अपने पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है। 15वें के कौन थे? 15वें वित्त आयोग के कौन थे? एन के सिंह थे। वित्त आयोग जो है वो कौन से आर्टिकल में होता है? 280 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए इसमें, इसमें 14वां वित्त आयोग जो है उसके संदर्भ में बात कही है, तो इसने केंद्रीय विभाजीय मूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा जो 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया है। और कौन सही इसमें कथन पूछा है इसने? ठीक है। तो ये वाला कथन इसमें सही है। इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े हुए अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की नहीं, इसने ऐसी उस समय कोई सिफारिशें की नहीं थी। हालांकि उस समय का तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, बट अभी कभी अगर आपको ऐसा मेंस वगैरह में लिखना पड़ जाए तो इसमें आप ये वाला डेटा याद कर सकते हो कि इसमें केंद्रीय विभाजन पूल में राज्यों को जो मिलने वाला जो हिस्सा, पहले 32% जो हिस्सा मिलता था, उसे बढ़ा करके इन्होंने क्या किया? 10% बढ़ा करके 42% कर दिया था। ठीक है। अब आ जाओ आगे 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि फोर्टा लेजा उद्घोषणा, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन
क्या है। इस बार दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है G20 के केस में, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये क्या था, ये ब्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, ब्रिक्स। फोर्डा ले जाओ घोषणा किससे संबंधित है, ब्रिक्स। अब दो तीन डिक्लेरेशन आ सकते हैं, जैसे ऐसे आएगा कि ब्रिक्स, इसके आगे ये लिख दिया फोर्डा ले जा, फिर दिल्ली, दिल्ली के आगे लिख दिया दिल्ली डिक्लेरेशन, ऐसे ऐसे करके फिर आपसे कहेंगे बताइए कितने युगम सही है कितने युगम गलत हैं। तो इसलिए आपको फोर्डा ले जा उद्घोषणा यहाँ पे याद रखनी है फॉर फ्यूचर, ठीक है। यूपीएससी ऐसे ही पीवाईक्यू को रिपीट करेगी। किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी, कर से जीडीपी में अनुपात की कमी क्या सूचित करती है। अगर बेसिक इकोनॉमी आपकी जरा सी भी ठीक होगी तब आप आराम से बता दोगे कि जीडीपी के अनुपात में कमी कर से, इसका मतलब क्या है कि कर लोग जमा कम करवा पा रहे हैं, इसलिए यानी कि आर्थिक वृद्धि दर जो है वो धीमी हो रही है, पैसा लोगों के पास नहीं आ रहा है, वो उस क्या बोलते हैं उस पूल में, उस रेंज में नहीं आ पा रहे जहां से वो कर को प्रोवाइड करवा सके जिससे जीडीपी बढ़े। तो यहाँ पे आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना इसका एक सूचित करती है इस चीज को। राष्ट्रीय आय का कम शामिल इक्विटेबल होना वितरण, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जो है वो मतलब एक जीडीपी अनुपात में कमी से ये संबंधित नहीं होती है। जो राष्ट्रीय आय और जो संसाधन आवंटन का जो समान वितरण है, वो क्या होता है आमतौर पर किसी भी कोई भी देश है उसकी आर्थिक योजना पर निर्भर करता है, ठीक है। इस अनुपात पर नहीं करता, ये आर्थिक योजनाओं पर निर्भर करता है, तो इसलिए ये नहीं होगा इसमें। पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आगे, ज्योग्राफी आ गई। यूपीएससी ऐसी ट्विस्ट करती है भाई, अचानक से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगी। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, हालांकि तुक्केबाजी बोल सकते हो आप, बट ठीक है, अपने को तो ओवरऑल आंसर सही करना है ना। नॉलेज शो नहीं करना कि भाई मुझे इतना आता है, मुझे इतना, तुझे देखो कुछ नहीं आता, नहीं करना भाई ऐसा। यूपीएससी चार क्वेश्चन घुमा के पूछ देगी फिर सब गड़बड़ हो जाना। बट जो यूपीएससी सिखा रही है हमें तो उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में, दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण क्या है, समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, ऐसा नहीं होता भाई, टेम्परेचर तो हाई भी रहता ही है वहां पे। इसके बाद देखिए उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती, ट्रॉपिकल एरिया में भूमि मौजूद क्यों नहीं होगी यार। वेरी एक्सट्रीम गंदा सा स्टेटमेंट नहीं है। मैं ये कहूँ कि भारत में मरुस्थल नहीं होता, दो हैं, तीन है एक तरीके से। कैसे, थार का हो गया, ऊपर लद्दाख में शीत मरुस्थल हो गया, कच्छ का रण एक तरीके से मरुस्थल ही है। मोटे मोटे तो हमें लोगों को याद है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि मरुस्थल नहीं होगा कहीं पे। लंबा डेजर्ट एरिया जरूरी नहीं है मिले, पर छोटा डेजर्ट एरिया तो मिल ही सकता है ना। ये नहीं होगा। कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता, ये रिवर्स है, प्रबल होता है ये, ठीक है। अब बचा हमें हमारे पास ये वाला बी, कह रहा है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विरले ही होता है। यही वजह है क्योंकि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है उसकी अनुपस्थिति के कारण, या कभी कभी लेस ये अगर मिलता है उसकी वजह से क्या होता है कि इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में क्या होता है, चक्रवात जो है उत्पन्न नहीं होता। चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विरले ही मिलता है, वहां पे नहीं मिलता, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, अब आपने इतना बड़ा एक स्टेटमेंट देखा, सोचने वाली बात है ना कि यार एग्जामिनर इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों ही बना रहा है, कुछ तो सोच के बना रहा होगा ना वो। जैसे ये छोटा एक स्टेटमेंट, नॉर्मल स्टेटमेंट दे दिया कि भूमि मौजूद नहीं है, ये कितना कि सीएफ है दुर्बल है, सीएफ बहुत वीक है, कोरियोलिस फोर्स। ऊपर वाला क्या कि समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते, ऐसा ही कोई एक और स्टेटमेंट बना देता, इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत थी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो विरले ही होता है। हालांकि ठीक है वो बताने में बड़ा है, बट फिर भी अगर इतना स्पेसिफिक बना के देने की कोशिश कर रहा है तो भाई आंसर ऐसे ही जाएगा फिर इसका। छठा क्वेश्चन देखो, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। वेरी इजी यार, वेरी इजी। राजस्थान से होते होगे ऐसे गुजरात बनाओगे अगर आप, तो आपको मालूम है ना कि इधर सबसे अरुणाचल प्रदेश गुजरात होगा और इधर कौन सा होगा आपका, अरुणाचल प्रदेश होगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, सिंपल। डीपीएसपी, पिछले वाले क्वेश्चन में डीपीएसपी आया था, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर के वो आया था, कल ही बताया था, इसमें वीडियो डाली थी। अभी इसको देखिए फिर डीपीएसपी ने पूछ लिया कि डीपीएसपी जो क्या है, इस बार उन्होंने इसकी जो इसकी स्पेसिफिकेशन पूछ लिया। तो भाई सीधी सी बात है कि ये तत्व जो है देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, आर्थिक सुरक्षा की भी बात करते हैं। और इसके बाद में क्या है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, किसी भी न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब क्या हो गया, एक और दो आपका दोनों सही हो जाएगा। बेसिक पढ़ते हैं ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, बट ये नहीं है।
इसके बाद में आ जाओ 8 नंबर पे। बताओ, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में से सर्वाधिक किसको महत्व दिया जाता है? आरएएस 2021 मेंस में सीधा सीधा पूछा था कि 8 मूल उद्योगों के नाम लिखो भाई। 2 नंबर का मेरे ख्याल से क्वेश्चन था। तो इसमें क्या रहता है कि जो विद्युत उत्पादन है उसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि बाकी सब इसी पर डिपेंड करते हैं। उर्वरक किस पे डिपेंड करेगा, इस्पात इस पे डिपेंड करेगा, कोयला उत्पादन भी अगर मशीनें वगैरह चली तो विद्युत उत्पादन पे डिपेंड करेगी। तो इस तरह से इसका आंसर जो विद्युत उत्पादन हो जाएगा। प्रतिशत मामले में भी यही आगे रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क अनूठा है कि वह एक प्लावमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? अब सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी तो ये है कि इस पीवाईक्यू को देख करके आपको ये बताना है, ये ध्यान में रखना है कि सुल्तानपुर कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है कि सुल्तानपुर हरियाणा में है। फिर केवलादेव आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में है। केबुल लामजेव आपका होमवर्क है। और भितरकनिका उड़ीसा में है, बता चुका हूँ 2013 वाले पेपर में बता चुका हूँ शायद, और 14 वाले या 12 वाले में, दो ये रिपीट हो चुका है। भितरकनिका फिर से आ गया है। वो एक क्वेश्चन था ना कि ये कैसे ऊपर से एक नदी आती है, एक नदी इधर से आती है, फिर दोनों बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो जहाँ मिलती है उसके आसपास कौन सा मतलब एरिया है, तो भितरकनिका था। और इसके बाद में अगले साल फिर एक क्वेश्चन आया था कि टाइगर रिजर्व भितरकनिका में मतलब वो है कि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था। तो वो वाला मामला है यहाँ पे। तो इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा? देखो, अगर आपको नहीं आ रहा, मैं इसमें केबल लैमजाओ को आपको एक हिंट देता हूँ। ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, अब इतना इतना बता दिया भाई, इतना इसके बाद आपको करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। ठीक है, अब मैं वो सब तो कहता नहीं कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, वो तो करना नहीं है भाई अपने को। अपने को बस आंसर लिख देना आपने। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता भी है कि यार जूम या फिर गूगल मीट से यार जब स्क्रीन अगर शेयर की जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि 1 to 1 अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, पर ठीक है कोई ना, अभी एक सेशन करेंगे, वो भी करेंगे अपन। तो अभी इसमें क्या है कि जैसे एक नेशनल पार्क है वो अनूठा है क्योंकि वहाँ पे फ्लोटिंग वनस्पति, बहने वाली वनस्पति, दलदली इलाका होने के कारण क्या है कि वहाँ पे जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है इसका आंसर जाएगा, क्योंकि सुल्तानपुर हरियाणा में यहाँ पे ऐसा फ्लोटिंग नहीं है, और राजस्थान वाले इस केवलादेव घना नेशनल पार्क इसमें भी नहीं है। ठीक है, और भितरकनिका और केबुलाम जो मामला फंसता है, क्योंकि ऐसा थोड़ा दिमाग चल जाता है कि यार उड़ीसा के अंदर है, समुद्र के नजदीक है, तो फ्लोटिंग हो सकता है, स्वैम्प हो सकता है, दलदली इलाका हो सकता है। बट नहीं, ये केबुलाम जो नेशनल पार्क जो है वो इसको यहाँ पे ये वाली इसकी स्पेसिफिकेशन होता है। अब देखो, इसमें ओडिवन भी आप कर सकते हो जनरली, कि नॉर्थ ईस्ट का मामला फंस रहा है। यूपीएससी जनरली क्या करती है, नॉर्थ ईस्ट को बहुत आगे रखती है, या फिर साउथ के नेशनल पार्क को, एलिफेंट रिजर्व को, टाइगर रिजर्व को, वो हमेशा आगे रखती है। हर सारे क्वेश्चन वहां पे मिल ही जाता है। तो अगर नहीं भी आ रहा हो तो आप नॉर्थ ईस्ट वाले के साथ जा सकते हो एक बार के लिए। इन केस अगर आपको तुक्काबाजी करनी है, अगर आपको रिस्क लेना ही है, तो 50-50 वाला मामला हटा करके, जैसे मैं ये दोनों हटा देता, केवलादेव नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पे तो स्वयं वो दलदली इलाका है नहीं, ये तो पूरा लैंड है। बट उन दोनों में मामला फंस रहा था कि पहाड़ी इलाका है या फिर समुद्र के नजदीक है कि नहीं है, तो वहां पे मामला फंस रहा था। बट ठीक है, केबल आप जो इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में। एनआईएफ केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक इनोवेशन से मामला और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। तो ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही जा रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, लिंक भी लग रहा है। एनआईएफ एक अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में एक अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने के पहले, जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने ये राग हमेशा गाया है, और बहुत प्रबल तरीके से, और उन्होंने इस पे काम किया है। और सबसे बड़ी बात हुई कि ये चीज व्यवहारिक रूप से इतनी बहुत पॉसिबल हुई है। जैसे लोकल फॉर वोकल, मोदी जी ने ये कहा कि स्वदेशी चीजों को अपनाओ यार, स्वदेशी काम करो। तो यहाँ पे विदेशी उन्नत संस्थाओं को उनका सहयोग नहीं चाहिए था। एनआईएफ को बनाने का पर्पज यही था कि इंडिया में, इंडिया का जो टैलेंट है, इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर है, उन सबके सहयोग से अच्छे अच्छे इनोवेशन किए जाएं, ना कि विदेशी सहयोग से, विदेशी संस्थाओं के सहयोग से। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होकर के केवल एक यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि 2014 में मोदी जी आए, 2015 में आपने अभी जनधन वाला देखा, फिर स्वदेशी वाला मामला शुरू हो गया था, कोविड में लोकल फॉर वोकल हो गया था। तो इंडिया आगे रिप्रेजेंट करे सबको, इंडिया रिप्रेजेंट करे, ना कि बाकी दुनिया भर की चीजें हम अपने देश में देखें। वो तो पहले ही आ रही थी, बट अब क्या है कि अब की वो कहने कहते हैं कि ट्रेंड बदलना है, इंडिया अब लीड करेगी दुनिया को। तो उस हिसाब से ये नहीं होगा इसमें आंसर आपका, क्योंकि उनकी इंडिया ये पर्पज रहा है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस तरह से काम करें, बेहतर इनोवेटिव आइडियाज से इंडिया ग्रो करे। ठीक है, तो वो इस तरह की एक अलग पहल थी जो स्वदेशी को मतलब प्रोत्साहित
करती है। कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? अत्यधिक या अनुपयुक्त प्रयोग से, मतलब अनुपयुक्त का मतलब कुछ नेगेटिव होगा, मामला फिर फंसेगा। और किसी चीज की अत्यधिक, अत्यधिक यानी अति, और किसी चीज की अति तो वैसे ही खराब होती है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, देखते हैं। ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निष्कलन हो सकता है, कैन। और ग्राउंड वाटर में बिल्कुल हो सकता है भाई, नाइट्रोजन इसमें मिलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है अगर आप बार बार यूज करोगे। मिट्टी है, फिर ये मिट्टी की और लेयर होगी, और लेयर होगी, या फिर यहाँ पे ग्राउंड वाटर वाला शुरू हो गया, तो भाई ज्यादा यूज करोगे तो नाइट्रोजन जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है। मिट्टी की अम्लता में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर के HNO3 बना सकते हैं, या नाइट्रोजन किसी और एसिड, किसी और कंपाउंड के साथ मिलकर के एसिड का निर्माण कर सकता है, तो बिल्कुल हो सकती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोद भवन प्रोलिफिकेशन हो सकता है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जबकि ये यहाँ पे इसके कंसर्न पूछ रहा है, और जबकि ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए एक आपका होगा नहीं, दो और तीन आपके हो जाएंगे, तो एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, दो यहाँ पे सही हो गया, तीन आपको देखना है। इस तरह से इसका दो और तीन हो जाएगा। नाइट्रोजन जो सूक्ष्म जीव है वो अगर वो ज्यादा मात्रा में अगर बढ़ेंगे, तो वो क्या करते हैं, फिर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है ये प्रोडक्टिविटी को, यानी कि उत्पादकता को अगर ये बढ़ाएंगे, तो भाई ये तो अच्छी बात है ना। आ जाओ फिर 12वें क्वेश्चन में। प्राकृतिक प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN, तथा अन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात के संकटापन स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आ जाओ फिर इसको करते हैं, बहुत ईजी है, इतना ईजी है कि मजा आ जाएगा। IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा 60 सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार है। गलत। यहाँ पे ये तो ठीक है ऊपर वाला, पर ये वहां पे ये अंतर्राष्ट्रीय करार नहीं है, ये भी आपका UNEP का मामला फंसता है यहाँ पे, ठीक है। तो साइट्स जो है वो सेक्रेटरीट जो है वो मतलब किसके द्वारा उसको मतलब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, UNEP के द्वारा किया जाता है, और ये इसका कहाँ पे है, जेनेवा के अंदर, ठीक है, जेनेवा में इसका क्या है आपका हेड क्वार्टर है, ओके। तो एक नंबर गलत हो जाएगा, एक गलत, एक गलत, एक गलत, दो और तीन खुद ही सही हो जाएंगे। फिर दो और तीन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। साइट्स उन राज्यों में वैध रूप से आबद्धकार है जो इसमें शामिल है, लेकिन यह कभी अंतर्राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता, ठीक है। भाई किसी देश की अपनी अगर कुछ ऐसा रूल और रेगुलेशन चल रहा है, तो उनको वो ओवरलेप नहीं करेगा, बट ये वैसे बाध्यकारी जरूर है। आयुष, ठीक है, सही बात है। और आयुषी ने पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, ठीक है। अब इसने स्पेसिफिक नहीं लिखा कितने हजार, कितने हेक्टेयर, ये सब नहीं लिखा ना, मतलब स्पेसिफिक इसने डेटा नहीं लिखा, तो ठीक है, ये मामला भी पॉजिटिव है। ये वाला भी मामला पॉजिटिव है, तो दो और तीन इसमें सही हो जाएगा। याद ये रखना इन फ्यूचर के लिए आपको, कि अगर कभी आ जाए कि साइट्स क्या वैध रूप से आबदकारी है, तो हाँ ठीक है, ये आबदकारी है, ठीक है। इसका अंग्रेजी देखो आप, अंग्रेजी क्या कहते हैं, ये लीगली बाइंडिंग है क्या? जनरली स्टेटमेंट वैसे तो UPSC नेगेटिव मानती है, बट यहाँ पे ठीक है, लीगली बाइंडिंग ये होता है साइट्स, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप आ जाओ फिर यार आगे, 13 नंबर में वाले, FRP, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को, यानी FRP यार एक होती है क्या, यानी क्या बोलते हैं उसको, MSP, ये होगी FRP, को निम्नलिखित में से किस कौन इसको अनुमोदित करता है? वेरी इजी क्वेश्चन यार, कितनी बार, 50 बार पूछ चुकी होगी स्टेट PCS, UPSC, बाकी का आता ही रहता है। तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो इसको देखती है। अब आपको होमवर्क किया है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखो कि विषुवतीय प्रतिधाराओं, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पर जो प्रतिधाराएं जो है इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको उसका सीधा आंसर बताता हूँ। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, कि विषुवतीय प्रतिधाराएं जो है, कि जो पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? बहुत ऑब्वियस सी बात, दो धाराएं आपस में टकरा रही, ठीक है। तो बहुत सिंपल से, दो विषुवतीय धाराओं का जो अभिसरण है, कन्वर्जेंस है, उनकी कन्वर्जेंस की ही वजह से क्या होता है कि ये प्रतिधारा, विषुवतीय प्रतिधाराएं बनेगी। एक आई दोनों टकराई, या एक इधर आई, एक इधर आई, दो इधर से आई, दो इधर से टकराई आपस में, इससे जो अभिसरण हुआ है, जो कन्वर्जेंस हुआ है, उससे तो ये दोनों बनेंगे ना, विषुवतीय प्रति धाराएं। तो ठीक है, इसका ये मामला हो। लवण जल लवणता में अंतर नहीं होगा, अपने एक्स पे घूर्णन, ये सब भी नहीं होता है। बहुत बेसिक है, तब तुरंत काट दो इन सबको, इन दोनों को। तो अब इसमें और इसमें मामला फंसता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसको कर सकते हो। आ जाओ फिर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है भाई? तीर्थ स्थानों अवस्थित, ये मैंने फिर कहा था कि तीन स्टेटमेंट देंगे आपको ऐसे,
ठीक है, कोई एक आपको कम से कम गलत मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, जो राजस्थान से वो तो बता देंगे कि पुष्कर जो है महादेव की पहाड़ियों में स्थित नहीं है। तीसरा नंबर आप जैसे ही गलत करोगे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, श्री सेलम नल्लामलाई नल्लामलाई की जो पहाड़ी है वहां पे स्थित है। ठीक है, तो मतलब इतना ही इजी रहता है। महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बताओ, बताओ कहाँ है महादेव की पहाड़ियाँ यार? बता सकते हो? नहीं ना। तो महादेव की पहाड़ियां हैं आपकी मध्य प्रदेश में। ये मामला फंसता है राजस्थान में, पुष्कर राजस्थान में है। ठीक है, अब जैसे सतमाला जो है, सतमाला हिल्स जो है, वो कहाँ पर है? बता सकते हो? यार तैयारी नहीं करते यार आप लोग, क्या करूं आप लोगों का यार। महाराष्ट्र में है गुरु, ओंकारेश्वर। बताओ। मजा नहीं आ रहा। ओंकारेश्वर कहाँ है भाई? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ पर है? अरे अब तो बता दो, कमेंट कर दो। मुझे लगता है 1-to-1 सेशन लेना ही पड़ेगा यार। हम्म। गुजरात। बताओ बताओ बताओ, गुजरात। टाइम दे रहा हूँ सोचने का। ऐसा तो नहीं होगा भाई, ऐसा तो नहीं होने वाला। हम्म। भगवान शिव जो है, उनके 12 जो ज्योतिर्लिंग थे ना, उनमें से ये एक है। नर्मदा नदी की बात की है मैंने, कहाँ? एमपी में। तो एमपी में है। सतमाला महाराष्ट्र में। सिर सेलम जो नलामला पहाड़िया में ये स्थित है। ठीक है, हो जाएगा। अब आपकी फिर जिम्मेदारी ये बनती है कि इसको ध्यान में रखना है। और ये आपको फिर से मैंने बता दिया कि ये इसका मामला है नर्मदा, और ये यहाँ पे एमपी वाला मामला फंसता है। और पुष्कर का राजस्थान में मामला फंसता है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, और सतमाला की पहाड़ियाँ आपका महाराष्ट्र में है। आ जाओ फिर, रोलेट एक्ट फिर से आ गया। पता नहीं क्या ही प्रेम है यूपीएससी को इससे। रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेडिशन कमेटी कमेटी की उस पर आधारित था। सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। और ठीक है, सही तो बात है, ये तो बात सही है। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग आंदोलन का उपयोग करने का प्रयास किया, बिल्कुल किया था। अगर इसमें क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम में दिखाया यार। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ हुए थे? नहीं, दोनों अलग अलग थे। दोनों अलग अलग थे। ठीक है, अब जिम्मेदारी क्या बनती है? अब मुझे ये बताओ कि रोलेट एक्ट आया कब था? हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करवाया, जानबूझ के करवाया। ठीक है, कब आया था? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? बताओ। क्या मैं सही हूँ? हम्म? साइमन कमीशन आया था 1927 में। ये आ गया था 1919 में। मामला दोनों के बीच में कितना है डिफरेंस? डिफरेंस ही डिफरेंस है। क्वेश्चन ये वाला स्टेटमेंट गलत, ये कर दो, ये कर दो। एक आपका सही है, दूसरा देखना है। गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। तो ये कर दो, आपका सही हो जाएगा। सिंपल। आ जाओ। फिर कह रहा हूँ, यूपीएससी हर साल अफ्रीका से क्वेश्चन पूछती है, और यहाँ पे इन्होंने 2015 में भी पूछा था, 2023 में भी पूछा था। तो इसको देखिए कि जो इबोला विषाणु के प्रकोप से मतलब कहाँ, किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है। तो गिनी, सियरा लियोन और लाइबेरिया उस समय चर्चा में थे। वहां पे इनका ये मामला हुआ था इबोला को लेकर के। ठीक है, अब देखिए आ जाओ। अब थोड़ा सा ट्रिक के लग सकता है आप लोगों ने कि यार ये तो हम सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है वो। तो सोच के देखो कि ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्रों में प्राप्त फ्लाई एश के संदर्भ में, फ्लाई एश के बारे में बताना है। कहाँ कहाँ काम आती है ईंधन के रूप में? जब कोयला यूज करते हैं तो वहां पर क्या है कि फ्लाई एश जो है आखिर में जो बचती है। तो कह रहा है कि फ्लाई ऐश का जो उपयोग है वो भवन निर्माण के लिए ईंटों में के भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में इसका यूज, जो जो राख बचेगी ना कोयले को जला करके, उसका ईंट बना करके उसका भवन निर्माण में यूज किया जा सकता है क्या? कैन। ठीक है, किया जा सकता है। तो जिसमें एक नहीं है उसको काट दो, एक अपना सही हो गया। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट के स्थान पर रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। तो कुछ बोला, सभी नहीं बोला। और कैन की बात कर रहा है, मतलब फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको भी सही कर दो। इसके बाद में अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि फ्लाई एश केवल, अरे भाई साहब यही तो मामला। सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 CaO से बना होता है, और इसमें कोई विषाक्त, कोई एनी, ओनली भी आ गया, एनी भी आ गया, टॉक्सिक तत्व नहीं। तो भाई 0.0000001% में भी अगर हुआ, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इस तरह से जैसे आप इसको गलत करोगे, 3 नंबर भी गलत हो गया आपका, एक और दो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो अब देखो, अगर आपको अब एक एक
पहला अगर आपने देखा होता सही कर देते, इसके बाद दूसरा अगर आपको नहीं भी पता होता तो छोड़ के तीसरा अगर देखते तो फिर आप इसमें इसको क्रॉस कर देते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते आपके। वेरी इजी है ना। तो यूपीएससी ऐसे ही करती है, बस पीवाईक्यू करते रहो, मैं नंबर नंबर से ज्यादा आपको दिलवाऊंगा, बहुत ज्यादा इजी है ये सब मामला। बस पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ड्यूगोंग के बारे में यहाँ पे अपने को बताना है। तो यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। बिल्कुल है भाई, शाकाहारी था ही। फिर साथ साथ पर पूरा यानी इंटायर, और इंटायर क्या है? एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है अपने आप में। पूरा कोस्टल एरिया गुजरात से लेकर के यहाँ और पश्चिम बंगाल तक पाया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं, ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना। तो इस तरह से ये आपको एक ट्रिक की तरह भी इसको यूज करना है कि अगर इस तरह से आपको देखे कि इंटायर कोस्टल, जैसे यूपीएससी 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, 22 में भी आ चुका है, पूरे समुद्री तट, तो इंटायर वर्ड जहां भी यूज हो जनरली आपको उसको रोंग करना है। आप जैसे दो रोंग करोगे ना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और इसके बाद में इसका जो आंसर है, अभी देखते हैं तीसरा, इसे वन्य जीव संरक्षण 1972 की अनुसूची एक के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया। बिल्कुल दिया गया है। ठीक है, और आपने ऐसा सुना भी नहीं है। जनरली आपने सुना नहीं होगा ना, वो जनरली आप ये मान के चलना कि या तो वीएन मिलेगा या सीएन मिलेगा या फिर ईएन मिलेगा, यानी वल्नरेबल या फिर क्रिटिकल या फिर इंडेंजर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे एक और तीन है वो सही हो जाएगा। वैसे थोड़ा सा टफ है कि शाकाहारी है कि मांसाहारी, यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंसता है, बट आप 50-50 के साथ रिस्क ले सकते हो सी ऑप्शन में। इसके बाद में देखिए कि उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक इसमें से कौन कौन से थे। ठीक है, तो इसमें इस तरह से जब भी नाम है ना, अगर जनरली जैसे भी नाम है तो नहीं मालूम है ना, तो आपसे भी ऑल ऑफ दी अबो के साथ जाना है। क्योंकि अगर किसी ने एक बार कहीं किसी प्रोग्राम में या कहीं भी किसी किताब की में अगर ऐसा लिखा होगा, अगर उसने एक भी बार इस तरह से मतलब उपनिवेश के बाद उपनिवेशवाद के बारे में उसने आलोचना की हो, कोई किताब लिखी हो, तो वो मामला यहाँ पे फंस सकता है। तो नौरोजी तो थे ही, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसीदा थी। नौरोजी और आरसीदा तो दोनों थे, बार बार पढ़ते हो, तो सुब्रमण्यम अय्यर भी इसमें थे। तो एक और तीन तो वैसे एक ही स्टेटमेंट में साथ में है, तो एक और दो तीन, दो और तीन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो विश्व आर्थिक संभावना यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है कौन जारी करता है? वेरी इजी है ये, विश्व बैंक इसको जारी करता है। और विश्व बैंक यूपीएससी का वैसे भी फेवरेट है। आ जाओ फिर, जब भारतीय रिजर्व बैंक एसएलआर, ठीक है, को 50 बेस पॉइंट कम कर देती है, तो इससे क्या होने की संभावना है? अगर एसएलआर को कम कर देगी तो क्या होगा? अगर रिजर्व बैंक अगर एसएलआर कम करेगा तो जो भी जितने भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, वो क्या करेंगे? तो ये जीडीपी की दर प्रबलता से बहुत एक्सट्रीम है, ऐसा कुछ नहीं करती है। विदेशी संस्थागत निवेश हमारे देश में और अधिक पूंजी लेकर के आएगी, विदेशों को ये प्रभावित करती नहीं है। इन विदेशी संस्थाओं के मामले में इसका कोई सीन नहीं है। फिर इसमें देखिए, इसमें बैंकिंग व्यवस्था की लिक्विडिटी में प्रबलता में कमी, प्रबलता से इसमें कमी नहीं आएगी भाई। क्यों कमी आएगी? रिवर्स होती है ये तो। अब क्या मामला है कि अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक है ना, वो अपना उधार देने की दर को है वो उसको घटा सकते हैं। कैन भी है मामला यहाँ पे वैसे। ठीक है, वो घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मामला इसमें इसके साथ चला जाएगा। एसएलआर अगर बेस, अगर एसएलआर आपने कम कर दिया, अगर कम कर दिया तो क्या होगा कि बैंक जो है उधार देने की अपनी दर है उसको भी वो घटा देंगे। इसके बाद में मामला देखिए आप, 23वें का 25 क्वेश्चन करते हैं अभी। थोड़ा सा एक काम है तो बाद में करेंगे। 23वें देखिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग में संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन से सही है? तो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य औषधि प्रदान करना, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो संभव कर दिया गया है। और नैनो टेक्नोलॉजी जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। ठीक है, एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो ठीक है, दोनों पॉजिटिव ही है। तो इसमें आप एक और दो इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 24वें क्वेश्चन की कृषि उत्पादों के बाजार को किसके दिन विनियमित किया जा सकता है? अगर आपने कृषि कानूनों को पढ़ा हुआ तो ये काफी चर्चा में था उस समय, तो आपको मतलब वहां पे याद रह सकता है। तो इसमें क्या था कि जो कृषि उत्पाद है बाजार को किसके दिन विनियमित किया जाता है? तो राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम जो है उनके अधीन इसको विनियमित किया जाता है। ठीक है, ये दोनों इसमें नहीं होंगे। ये तो, ये मास वाला तो वैसे ही काट दोगे आप, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण चिन्हांकन ये भी आप काट दोगे। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम और ये दोनों वाला मामला फंसेगा, ये वैसे भी नहीं होता, ये तो स्टोरेज वगैरह के लिए होता है। तो ये भी आपका कट हो जाएगा। फिर आप 25 को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भाई सीधी सी बात है, गंगा की डॉल्फिन जो है वो इसमें भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने भी किए। क्या सीखा आप लोगों ने? ये तो मैंने ये बताया था कि इंटायर जहां भी वर्ड यूज हो जनरली नेगेटिव मान के आना, या बहुत
एक्सट्रीम मान करके आप आना वहाँ पे, सीधा सीधा गलत हो जाएगा। इस तरह के मामले फंसे कि तीन चार लोगों के नाम दे तो जनरली सभी के साथ चले जाना, डी ओल ओल के साथ ही चले जाना, आपका मामला वहाँ पे सेट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक वगैरह यूपीएससी का फेवरेट है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो मामला फंस रहा है तब भी आप इन दोनों के साथ में से कोई एक हो जा सकते हो। दोनों साथ में हो तो फिर आप देखना कि टर्म कैसी है, फाइनेंशियल को लेकर के कुछ है तो फिर मामला आईएमएफ के साथ हो, निवेश वगैरह ऐसा कुछ है तो फिर वर्ल्ड बैंक के साथ चला जाएगा। इसके बाद में तो मामला कुछ ज्यादा फंसा नहीं है आज इतना यहाँ पे। और एक जगह वो आया था कि उन्होंने तीन स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है, जैसे ये श्री सैलम ओमकारेश्वर और पुष्कर वाला, तो सारे सही नहीं होते जनरली, कोई एक तो गलत होगा ही होगा। तो इस तरह से आपका ही होगा, तो ठीक है फिर, बाकी बाद में देखेंगे। 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है।